भारत माता की वंदे। सर्वप्रथम तो आज हमारे जो स्थानीय किसान भाई बहन हमारे मध्य में हैं, आप लोगों की भी बहुत इच्छा रहती है कि पतंजलि आने का मौका मिले और हमको भी बहाना चाहिए था कि आपको बुलाएं कैसे। तो आज इस समागम में आप सब आए हैं। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको मैंने 20-25 वर्षों से देखा है। हम आपके बीच में से हैं और आपके लिए ही सोचते हैं। संस्था और कार्य का दायित्व ज़्यादा है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमें बहुत तरह के कार्यों का संपादन करना होता है। उसकी वजह से व्यस्तता के कारण से बहुत सारी चीज़ें मन से जुड़े होने पर भी चर्चा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। तो आज का यह पावन अवसर, जहाँ पर हम जैविक और प्राकृतिक खेती के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में जैसे दिल्ली से पधारे हुए अभी आपने जिनको सुना भी, आदरणीय डॉक्टर गंगनेश जी जो निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती संस्थान के, और हमारे आदरणीय डॉक्टर A.K. उपाध्याय जी जिनको आपने सुना है, यहाँ उत्तराखंड के हमारे संयुक्त निदेशक हैं, डॉक्टर S.K. पालीवाल जी, और आदरणीय डॉक्टर Y. देवग्रह जी, और डॉक्टर सचिन वैद्य जी जिनको सुना, और शायद जिनको आपने सुना होगा बहनें हमारे श्रीमती रितेश चौधरी जी, श्री गोपाल शर्मा जी, और जितने भी आप सब भाई बहन हैं। और मेरे साथ में इधर छत्तीसगढ़ में संगठन का कार्य देखते हैं। मैंने आदरणीय संजय जी और आदरणीय गणेश जी को भी मैंने कहा भी चलो, और इधर कार्यक्रम की सारी संयोजना करने में हमारे भाई पवन जी, उनकी पूरी टीम, तो सभी लोग लग कर के इस कार्य को कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें रखूंगा। जैसे आदरणीय उपाध्याय जी कह रहे थे कि आचार्य जी को थोड़ा सा पता रहे। सच बात तो यह है कि मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा पता होने की वजह से परेशान हूँ। कभी कभी ना आदमी कम ज्ञान से परेशान होता है, कभी ज़्यादा होने से भी परेशान होता है। और गांव का पृष्ठभूमि का आदमी तो ऐसा होता है कि कोई कुछ भी पूछे, एक भी व्यक्ति बैठा होगा, चाहे वो पेट दर्द से स्वयं परेशान हो, दूसरा होगा तो कह दे तेरे पेट दर्द रहा, बोले अजवाइन फाँक ले, दूसरों की सलाह जरूर देगा। तो हम तो किसान की पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए दवाई तो लेकर के घूमते हैं। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, सरकार प्रयास करती है किसान के लिए, ये बात सही है, क्योंकि किसानों के लिए जितनी योजनाएं वो किसान के लिए हैं। पर किसान की भी जिम्मेदारी है कि योजनाओं के साथ साथ में आपके लिए क्या हितकारी है यह आप विचार करें। मैं लक्ष्य न तो मेरा लक्ष्य, देखिए जो स्थितियां हैं वो सब हमारे सामने हैं, और सबसे पहली समस्या है कि उन स्थितियों से किसानों की बात करें तो कि आप यही सोचोगे ना मुझे क्या लाभ है, जितने भी योजनाएं बनाई जा रही, जितनी भी चीजें हो रही हैं। क्योंकि किसान के पास छोटे छोटे जोत हैं आज, किसी के पास 1-आध एकड़ जमीन है, किसी के पास उतनी भी नहीं है, किसी के पास 2-3 एकड़ जमीन है। एवरेज भारत सरकार के रिकॉर्ड कहती है कि लगभग 2-2.5 एकड़ का एवरेज का किसान है। वैसे मैं हरिद्वार की बात करूं तो 2-2.5 एकड़ किसान मुश्किल से 10% भी नहीं है, 2-2.5 एकड़ के जिनके जोत हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी डेटा और डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो जो हमारी परंपराएं रही हैं, मैं 2-3 बातों पर फोकस करना चाहूँगा, इसको आप समझिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो गलत हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरी इस देश के लिए इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि हम अपने देश की जो थोड़ी सी आबादी थी उनके पेट पालने के लिए भी हम लोग सक्षम नहीं थे। किसान भाई रात दिन काम करते थे, फिर भी इतनी उपज और पैदावार हम लोग नहीं कर पाते थे कि हम देश को खिलाएं। इसके लिए विदेशी गेहूँ, विदेशी अन्न इस देश के लिए लाया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उससे हमने पेट भरने का काम देश को भी, देश के लिए ही नहीं, अभी जैसे हमारे भाई बैठे डॉक्टर साहब सुना रहे थे कि मित्र देशों को भी, अमित्र को भी दे रहे हैं, तो जिसको चाहिए दूर दूर तक दे रहे हैं। ये एक उसका पॉजिटिव पक्ष है।
पर मैं आपको वहां ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर कुछ बुजुर्ग किसान बैठे हैं। किसान की प्रक्रिया क्या थी? यह स्किल्ड काम था, यानी जो कृषि का कार्य है वह, जिसको हम कहते हैं ना, प्रशिक्षित होने पर ही कृषि शुरू होता था। तो प्रशिक्षण की परंपरा क्या थी? जितने भी यहां बैठे हैं, प्रशिक्षण की परंपरा ये थी, हमारा किसान का बच्चा, जब हम भी गए खेतों में, माँ बाप, जब हम चलना बाद में सीखे, खेतों में पहले ले जाया गया, हमको जमीन में पहले ले जाया गया, तो हाथ पकड़ करके माँ बाप के साथ में बच्चा खेत में जाता है। उसको माँ बाप कुछ बोलते नहीं, बहुत छोटा बच्चा, वो खेलता है, बैठता है, पर वो देखता है कि कैसे बीज बोया जाता है, कैसे हल चलाया जाता है, कैसे नलाई गुड़ाई की जाती है, कौन से महीने में क्या डाला जाता है। तो वो कृषि कार्य, हमने किसानों को अनस्किल्ड माना। ये भी आप भारत सरकार की तरफ से हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि हम किसानों को जो अनस्किल्ड मानते हैं, अब अकुशल श्रमिक के रूप में किसानों को गिना जाता है। अकुशल कभी खेती नहीं कर सकता। तो किसान वस्तुतः वो कुशल श्रमिक, कुशल से भी अति कुशल श्रमिक होता है। एक ये परंपरा हमारी थी। जब वो परंपरा से चली आ रही खेती, क्योंकि अब ये परंपरा की खेती की बात कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमें जैविक या प्राकृतिक खेती, मैं इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको नया नहीं बनना है, आपको पीछे की ओर लौटना है। ये जी छोटे शब्दों में मैं कहूं तो, जैसे दादा के जमाने में थे, अब ये कह रहे हैं दादा जमाने वाले हो जाओ। छोटी सी बात है। दादा में तो उस टाइम तो यूरिया नहीं था, केमिकल नहीं था, अब कह रहे जी उसको छोड़ दो, बीच में जो गड़बड़ हो गई। तो जो गड़बड़ से जो हानि हुई वो कैसे छूटेगी, मैं उसी बात पर लाना चाह रहा हूं। इसमें किसी को लक्ष्य करके बात नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको लक्ष्य करके बताना चाहता हूं। वो यह है कि हम खेती करते थे, परंपरा से हम स्किल्ड हैं, कुशल हैं। जितनी माता बहनें, जो पुरुष जो खेतों में जाते हैं, आपको पता है कि खेती में भी, जैसे कुछ शायद पहाड़ की ओर से भी भाई बहन आए होंगे, यहाँ पर भी जैसे हरिद्वार भूमि को ही देखें तो हरिद्वार में बड़ी जैव विविधता है। आप देखेंगे लक्सर साइड में जाओ, सब वहाँ दलदल ही रहता है, और इधर चले जाओ औरंगाबाद साइड में, हमारे उधर जाओ तेली वाला, उधर वो उधर रेत है, सूखा पड़ा पहाड़ है। उधर गंगा के किनारे पर जाओ, उधर अलग मिलेगा। तो धरती की जो स्थिति है हरिद्वार जिले में, आप जिस तरह के नारसन साइड जाओ अलग मिलेगा, उधर चले जाओ, इधर कांगड़ी साइड उधर चले जाओ, उधर अलग मिलेगा। तो बड़ी 3, 4, 5 तरह की भूमि है यहाँ पर। तो ये सारे मॉडल जो है एक्सपेरिमेंट करने हो तो हरिद्वार जो जिला है बड़ा आइडियल जिला है। यानी कि यहाँ पर यदि आप देखते हैं फलों की दृष्टि से, यदि आप देखते हैं अनाज की दृष्टि से, तो यहाँ धान की खेती भी बहुत बढ़िया है, और आप देखेंगे तो ज्वार बाजरा भी बढ़िया है, गन्ना भी बहुत बढ़िया है, तो गेहूं का एरिया भी बहुत, रकबा भी अच्छा है। तो ये एक मिश्रित जमीन है। तो यहाँ पर पहले से, जैसे मान लीजिए कि एक किसान एक एरिया में भी यदि खेती करता है, तो परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग बैठे हैं शायद उनको अपनी बात, अपनी जमाना याद आ जाए, तो वो कहा करते अपने बच्चों को, बोले बेटा ये जो खेत है ना, इसमें तो तू सब्जी बो लेना, इसमें गेहूं बोना, इसमें धान बोना, धान में भी ये बासमती वाला ना, ये वाला खेत ठीक है, नॉर्मल मोटा धान है ना, वो इस वाले खेत में बो लेना। ध्यान करना आप लोग इस बात को। इसका मतलब यह है कि आपके बापू ने आपको सिखाया, आप अपने बेटे को सिखा रहे हो, यानी वो परंपरागत नॉलेज था। हमें भी ये तो पता नहीं था क्या होता है मृदा परीक्षण, क्या होती है सॉइल टेस्टिंग, पर हमको परंपरा से यह पता था कि यह जो जमीन है, यहाँ पर क्या बोने से, क्या बीजने से क्या निकलेगा, यह हमको पहले से पता था। तो आप यही ट्रेनिंग अब आपको दे रहे हैं कि पुनः वहां पर लौटो जो बाप दादे की विधा थी। तो विधा क्यों गड़बड़ा गई, मैं छोटी सी बात कहूंगा। जैसे मैंने कहा कि अन्न की जरूरत इस देश की आवश्यकता थी, और केमिकल फर्टिलाइजर ये सब भी मैं ये कहूंगा कि उस समय की आवश्यकताएं थी, परंतु एक भयानक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? पहले खेती होती थी, बड़ा बुद्धि विचार और सोच
नॉलेज सब चाहिए था, परंतु जब यूरिया आया, केमिकल आया, हमको क्या कहा, इस खेत में डाल दो और पैदा हो जाएगा। स्किल तो खत्म हो गया, मूर्ख भी डालेगा तो भी पैदा हो जाएगा, बुद्धिमान डालेगा तो भी पैदा हो जाएगा। अरे जो बुद्धि हमारे बाप दादों ने दी थी वो तो बेकार हो गई, हम तो जीरो रह गए। कोई भी जाएगा वो डालेगा मुट्ठी भर यूरिया, पैदा हो गई। तो हमारे बाप दादों का ज्ञान खत्म हो गया, गड़बड़ हो गया। जो स्किल्ड, जो पता नहीं वर्षों को सदियों की बात थी, वो जीरो हो गई। फिर क्या हुआ, आज भी मैं आपको बताऊं, विदेशों के अंदर, मैं दुनिया के करीबन 30-40 देशों में घुमा हूं। लोग विदेशों में जाते हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन महल, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग में जाते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं ये बताओ खेती बाड़ी कहाँ होती है, किसान कहाँ रहते हैं। मैं गाँव में जाता हूँ, चाहे मैं अमेरिका जाऊँ, चाहे फ्रांस जाऊँ, चाहे मैं कोरिया जाऊँ, चाहे मैं कोई ताइवान चला जाऊँ, चाहे जापान भी चला जाऊँ, तो उन जगहों पर जाकर के हम देखते हैं यूरिया वो भी यूज करते हैं। वहां और यहां फर्क क्या हुआ, हमको ये तो बताया गया कि यूरिया डालने से कितना पैदावार कैसे बढ़ेगा, हमको किसी ने ये नहीं बताया कि यूरिया ज्यादा डालने से क्या हानि होगी, या केमिकल डालने से ठीक है कीटाणु तो मरेंगे पर तू भी बचेगा कि मरेगा, हमको ये नहीं बताया गया। मैंने भारत सरकार को भी कहा था पिछले मीटिंग में, जब मंत्री जी थे, सेक्रेटरी साहब थे मीटिंग में, हम कहते डालते जहर हैं खेत में, हम कहते बोले क्या छिड़क रहे, बोले दवाई छिड़क रहे हैं। मैं तो उस आदमी की तलाश कर रहा हूं कि जिसने जहर को दवाई बताई। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को जैविक कृषि का मिशन अभियान आगे बढ़ाना है, प्राकृतिक खेती आगे बढ़ाना है। मैं कहता हूं कि जितना भी केमिकल और पेस्टिसाइड डाला जाता है उसको आज से आप यहां से पत्र इस मंच के माध्यम से भेजिए, उसको दवाई नहीं उसको जहर बोलने की प्रक्रिया शुरू कर दें। क्योंकि दवाई बोलने से थोड़ा प्यार झलकता है, लगता है कोई काम की चीज है। जब उसको बोल दिया जाए कि यह दवाई नहीं है जहर है, तो आदमी थोड़ा बचने का प्रयास करता है। तो कम से कम यह चीज भी आप समझिए, वो औषधि नहीं है, वो दवाई नहीं है, वो जहर है। क्योंकि आप डालने वाला भी मर रहा। आज पंजाब के अंदर आपको पता है कि भटिंडा साइड में, भटिंडा में नहीं, मुजफ्फरनगर में जाओ भाई साहब, मुजफ्फरनगर के अंदर में 10 गुना ज्यादा यूरिया डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है। ये नेशनल रिकॉर्ड है। नारसन वाले पड़ोसी हो, तुम्हारे यहां भी ऐसे डाला जाता है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमको यह पता नहीं है कि कितना खेत में डालना है। हमने देखा कि यूरिया इतना डाला, पहले पैदा हो रहा था, अब कम हो गया, बोले बढ़ाओ। क्योंकि हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि कितना हम डालें और कितना उपज हमको लेना है। हमारा ध्यान यह है कि उपज को मेंटेन करते समय लागत और पैदावार का जो मूल्य, जो गैप था ना, फर्क था, वो खत्म हो गया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लागत ज्यादा हो रही है, पैदावार कम होने शुरू हो गई। क्योंकि आपको लगेगा क्योंकि जैविक की बात बता रहे हैं, ऑर्गेनिक की खेती की बात कर रहे हैं, पर इसमें मैं बड़ी बात बताना चाहूंगा कि उससे लागत भी, यदि उपज कम हो तो लागत भी तो कम हो रही है ना, रिस्क कम हो रहा है। हमको यह भी देखना है कि हम कितना खर्च करके कितना पैदा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है आज, तो हमको लागत भी कम होने लगेगा, इसका हमको प्रयास करना है। तो पुनः हमें उन बाप दादाओं का जो ज्ञान था उनको सीखिए। बुजुर्गों अभी हमारे पास है, क्योंकि ये 40-50 साल का खेल है, जो ये मामला बिगड़ा है, इसको सुधारने के लिए हमारे पास भरपूर अवसर है। हम लोग उसके लिए प्रयास करें। और दूसरा मेरा निवेदन है, देखा देखी, एक तो ये हो गया कि हमारी परंपराओं को हमने भुला दिया। दूसरा, पहले जोता जाता था बैलों से, अब हम कहां आ गए, ट्रैक्टर में। ये बड़ी बात है, ये भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। हम कहते हैं कि गाय को डालो गोबर डालो, गाय का डालो गोबर डालो, चलो अच्छी बात है, डालना ही चाहिए। पर गाय का आधा पार्ट तो बेकार हो गया, बैल तो बेकार हो गए भाई। लगभग 50-50 रेशो देती है ना गाय, तो बछड़ा देगी या बछड़ी देगी, तो लगभग आधे तो बेकार हो गए। फिर उन्हीं को बिचारों को भगाते रहो, लगे लट्ठे लेकर के किसान। पहले तो जंगली जानवर खाते थे, अब तो घर के जानवर खा रहे हैं। और झगड़े भी इसकी वजह से, इनके इतने झगड़े हैं भाई साहब। एक को बैल भगा देता है, दूसरे के खेत में घुसता है, दूसरा भगाता है, तीसरों को में, फिर बैठ करके ये जुत्तम जुत्ता करते हैं आपस में। उसका भी तो समाधान होना पड़ेगा। ये क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम होना पड़ेगा, जो कंप्रिहेंसिव और कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पार्ट पार्ट में हम जाएंगे, एक कपड़ा जो है ना, मतलब चारों तरफ से गल गया हो, एक तरफ से सिलने से दूसरा फिर फट जाएगा।
उसको ऐसा सिलना पड़ेगा कि वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एक कंप्लीट सोल्यूशन की जरूरत है। ये मंच पर बैठे हुए हमारे महानुभाव भी अनुभव करते होंगे, मैंने तो वो देखा है कि वास्तव में जो अब यूपी में जाइए और खतरनाक स्थिति हो रही है, वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। मैंने इसके लिए भी एक समाधान है, ये आप कह सकते हैं। परसों मेरे पास माननीय मंत्री जी थे, मैंने उनको कहा एक काम करोगे, अमर हो जाओगे, एक काम करो। यूपी के मंत्री बैठे थे, मैंने कहा जब तुम शेरों के लिए, हिरणों के लिए, हाथियों के लिए अभयारण्य बना सकते हो, तो गायों के लिए क्यों नहीं बना सकते भाई? यानी जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक अभयारण्य हो जाए। जो अनावश्यक ऐसे पशु हैं जो बैठे हैं, ज्यादातर जो गाय को पूछते हैं, मानते हैं, वो कटता हुआ नहीं देखना चाहता किसान, उसको काटने के लिए नहीं भेजना चाहता है, परंतु उनको भेजे कहां? क्योंकि विदेशों के अंदर जब डेयरी की बात करें, आज भारत की बहुत सारे विषय हैं जो बहुत गहराई से हमने उनके ऊपर सोचा और चिंतन किया हुआ है। तो यहां मेरा निवेदन यह है कि ट्रैक्टर की बात मैं कर रहा था। एक किसान की कमाई होती है, मान लीजिए साल भर में आप कमाते हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए आप कमा लेते हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए, जो मीडियम के, मतलब महीने में 10-12 हजार की आपकी कमाई होती है। मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रैक्टर आया 6-7 लाख रुपए का, तो कितने साल की कमाई चली गई? 6 वर्ष की कमाई गई। अब वो ट्रैक्टर ला करके घर में सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यह जो किसान है, अरे ट्रैक्टर वाला किसान है। अब तो कहीं तो दहेज में भी कि वो मांगे ट्रैक्टर, तो वो जो है वो किसान वाला, जो ट्रैक्टर वाला किसान है। अब मैं आपसे कहता हूं, पहले आपने इतना गड्ढा खोद लिया कि जो 6 साल की कमाई थी वो गड्ढे में डाल दिया। फिर ट्रैक्टर तो वैसे तो नहीं चले, बैल तो चलो, खेत में जो है चारा चूरा या जो अपने पुराली या जो भी तूड़ा है, जो पशु, जो हमारे अनाज का जो अवशेष है, उसको खा लेता था। ट्रैक्टर को तो भूसा नहीं डाल सकते उसके अंदर, टंकी में तो डीजल डलेगा, तो वो खर्चा बढ़ा लिया आपने। तो ये बताओ कि ट्रैक्टर को बढ़ा लेने से, सिर्फ सुविधा की दृष्टि से, जब आपके पास 2 एकड़ 4 एकड़ से ज्यादा जमीन है ही नहीं, और उन जमीनों के लिए आप जैसे आप 24 घंटे खेतों में लगे रहते, ट्रैक्टर तो 2 दिन चल लिया, 1 दिन चल लिया, काम हो गया, पर आपके पास तो फुर्सत है बाकी टाइम पर भी। यदि हम प्लानिंग करें दोबारा उसको, मैं ये भी निवेदन करूंगा, आप जैविक उत्पाद के साथ में ट्रैक्टर की जगह उन्नत हल भी उन्नत होते हैं। आजकल ऐसे होते हैं कि पहले 1 खूंट वाला हल हुआ करता था, अब 3-3 4-4 खूंट के हल डिजाइन होने लग गए हैं। वो भी हम व्यापार ले आए। और आप भी प्रयास करिए कि थोड़ी जमीन हो तो हम ट्रैक्टर के मोह को छोड़ करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी कहे कि भले ये तो कहाँ गुजरे जमाने वाली चीज में आ गया। जो मैं कहता हूं कि हमारी बचत हमको देखनी होगी। देखा देखी लोगों के बहकावे में आकर के फिर बैल भी पलने लग जाएंगे, बैल पलेंगे, उसके साथ साथ में उसका गोबर भी आपको मिलेगा, और बैल वही सूखा तुनका खा करके आपका खेत जोतेगा, और आपकी समृद्धि, जो गई हुई रुकी हुई समृद्धि, जो बिल्कुल पानी की तरह जा रहा पैसा, वो रुक जाएगा। यह भी आपको करना पड़ेगा। इसके अगली बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ये बड़ी पीड़ा की बात है। मैंने टोटल कैलकुलेशन किया हुआ है, हर फार्मर की कितनी कमाई है, कितना इनकम होता है 1 बीघे जमीन से, कितना कितना पैसा किस किस चीज में खर्चा होता है, मैंने हिसाब लगा रखी है। आपके घर का हिसाब चाहे आपके पास ना भी हो, मेरे पास है, क्योंकि हमने यही कहा कि किस तरह से किसानों की इनकम को डबल करना है। इनकम डबल का मतलब यह नहीं होता कि पैदावार डबल, मैं फिर कह देना चाहता हूं, इनकम डबल का मतलब होता है खर्चे कम हो जाए, जितना पैदा हो जाए उसमें से आपको प्रॉफिट होकर के पैसा मिल जाए। मान लीजिए आपने पैदा तो कर लिया, मान लो कहा जी मैंने एक खेत में ले लिया, कितना 6 धान लेते तो लगभग कितना 6 कुंटल लगभग बीघे में लेते हो आप, ज्यादा वाले पैदावार वाले कुछ 8 भी ले लेते हैं, जो भयानक हो। अरे भाई तुमने 6 का 8 तो कर दिया। मैं पूछता हूं 6 कुंटल उपजाने में कितना खर्चा होता था, 8 कुंटल उपजाने में कितना खर्चा हो रहा, ये हिसाब लगा रहे हैं आप? तो ये बड़ी बात है। तो हमको कितना डाला धरती में, कितना हमको बाहर मिला, ये हिसाब आपको सोचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब लगाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो यूरिया केमिकल का जो ये दुनिया है, ये कोई लाभ का सौदा नहीं, घाटे का सौदा है। और भगवान ना करे गांव में पहले जितने पुराने जो जमाने के घी खाए हुए लोग, मैं आपको बता देता हूं कि जो यूरिया खेतों में डालने की वजह से जो गाय घास भी खा रही ना, भैंस, उसके अंदर बीमारी हो रही है, और वो दूध पी करके भी लोग बीमार हो रहे हैं। और आजकल तो फैशन हो गया,
जिसको दूध को पी करके हम दूध को अमृत कहते थे, आज डॉक्टर कहता है दूध मत पियो। और आजकल के बच्चे तो हजम भी तो नहीं होता। तो दूध घी तो ताकत की चीज मानी गई। शास्त्रों में कहा गया कि आरोग्य के लिए, दृष्टि के लिए, कांति के लिए और ताकत के लिए बोले घी और दूध से बढ़िया कुछ नहीं। और घी दूध जो है जलता नहीं, तो भी बीमारी पड़ोगे। तो इसके दो कारण हैं, एक तो शुद्ध नहीं है, दूसरा जो है हमारे अंदर की क्षमता भी कम हो गई। यानी पहले शुद्ध था, अभी तो लोगों बोले, एक कहानी सुनाया करते हैं गांव में, आप लोग कई बार सुनी होगी, चुटकुला। बोला एक दूधिया दूध दे के जाता था, वो दूधिया बदल दिया, दूसरे ने दूध देना शुरू करा, वो घर के लोगों के सारे को छेरे लग गए, दस्त लग गए। तो उन्हें कहा भाई ये दूधिया तो गड़बड़ करता है। बोले क्यों? बोले हम बढ़िया दूध पी करके रहते थे, और बोला इसने जब से दूध देना शुरू हुआ, बोला हम लोगों का सबका पेट खराब रहना शुरू हो गया। तो उन्हें पता करा क्या करता है, वो पहले वाला पानी मिला के दिया करता था, तो हजम हो जाता था। ये खाटी एकदम प्योर दूध देना शुरू कर दिया, पेट खराब हो गया। तो आजकल तो शुद्ध कोई आदमी नहीं जल सकता, क्योंकि हमारे शरीर इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी चीजें हमारी गड़बड़ हो गई हैं। तो जैसे अभी उपाध्याय जी और भाई साहब कह रहे थे ना, ट्रेनिंग, एक छोटी सी चीज तो आप शुरू कर ही दीजिए। कम से कम अपने खाने के लिए अपने खेत का एक एरिया तो पूरी तरह से, वो लगभग कई किसानों ने शुरू भी कर रखा है मुझे पता है, परंतु वो आपने लिए बिल्कुल बिना यूरिया प्यूरिया केमिकल डाले उगाना शुरू कर दो। हाँ, कम से कम तुम्हारा घर ठीक रहे, फिर स्वाद आने लगेगा कि हो यहाँ भी ठीक ठाक पैदा हो रही है, तो बाकी के लिए भी ऑर्गेनिक देना शुरू करो, जैविक देना शुरू करो। तो ये आपको करना होगा। तो जो ट्रैक्टर का मोह और केमिकल का मोह, फर्टिलाइजर का मोह को छोड़ दो, क्योंकि वो दवाई नहीं है, वो जहर है। एक बात। दूसरी बात, मेरी माता बहनें बैठी हैं, अच्छी बड़ी संख्या में आई हैं, बहनों के लिए खूब शुभकामनाएं। बहनें हमारी, एक चीज और आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आप मुझे बता रहे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कुछ ज्ञान। जब तक बीज जैविक नहीं होगा, कभी भी अनाज जैविक हो नहीं सकता। और जैविक मिशन बीज के लिए कोई काम नहीं कर रहा। बीज के लिए काम करो पहले। आप हाइब्रिड बीज डाल करके जैविक क्या उगाओगे? नहीं उगेगा। मेरी माताएं बहनें जो है, उसके लिए हमने काम करा है। मेरे पास क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया, मुझसे ले लीजिएगा, करीबन 40,000 तरह के बीजों के डिटेल्ड यील्ड सब कुछ मैंने लिख रखा है, जो आईसीआर के पास भी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, किसी भारत सरकार के पास भी नहीं। एक सेट में आपको दे दूंगा, ले जाकर के सेक्रेटरी साहब को और मंत्री जी को आप दे देना। वो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना कैसे होगा। तो मेरी माताओं बहनों का ध्यान मुझे इसलिए आता है, पुराने जमाने में, यानी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके जमाने में, वो बीच वाली हमारी वाली पीढ़ी तो ना तो उधर की ना तो इधर की, हम तो बिल्कुल त्रिशंकु टाइप हैं। हमने ऑर्गेनिक सीखी नहीं, केमिकल अभी छोड़ा, वो भी आया नहीं, केमिकल खेती करनी आई नहीं, और ऑर्गेनिक सीखी नहीं। हम कहाँ रह गए भाई? कहीं भी नहीं रह गए। तो मेरा कहना यह है कि मेरी माताएं बहनें क्या करती थी पुराने में, जिनके घरों में अभी भी बीज हो, तो जब किसी बहन की शादी हो जाती थी ना, वो जब ससुराल जाती थी माई के यहाँ से, वो अपने भाई को कहती थी, अरे भाई मेरी जहाँ शादी हुई ना, वहाँ बहुत अच्छा बीज है उसका। बोला अच्छा बहन तू ले आई हो। या फिर अपने माई बाप के यहाँ कोई अच्छा बीज होता था, कहते थे अरे मेरे पिताजी के यहाँ वो वाली बीज बहुत अच्छी है। और अभी भी सब्जियों के बीज थोड़ी थोड़ी इस तरह की बीजें तो अभी भी फ्री में ही दे देते हैं। मूली है, गाजर है, ये तो बोले भाई ले जाओ, आधा किलो 250 ग्राम फोकट में बढ़ता है। इससे क्या होता था कि जो हमारी उन्नत जो बीजें हैं उनका संरक्षण भी होता था, उन बीजों का आदान प्रदान भी होता था। तो परंपरा खत्म हो गई। अब पैकेट में बीज आते हैं, और वो भी इतने महंगे। मुझे पता है, मैं आपको बता दूं, ये कहने की कहानी नहीं है, हम बीज बेचते हैं, हम खाद, जैविक खाद भी बेचते हैं आपकी जानकारी के लिए, और कम मूल्य पर बेचते हैं। बीजों के लिए जब मैंने प्रयास किया, मैं सामने ही बता देता हूं, गेहूं तो जैसे उगता है बीज भी वैसे ही उगाया जाता है। भाई 10-20% हमको फालतू मिलता है, पर किसान को कितनों में मिलता है पता है आपको? 3 गुना में। आप कहेंगे जी बाकी कहां जाता है? सरकारी सिस्टम इतना गड़बड़ है, सब कमीशन में जाता है, वो खत्म कर दो। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत खतरनाक हैं, हम सामना करते हैं। मैं तो बोल सकता हूं कम से कम सदैव स्वामी जी की कृपा से, आज पतंजलि की वजह से करोड़ों लोग हमको सुनते भी हैं। पर आप कहां जाके कहोगे, किसको कहोगे? ये बड़ी समस्या है।
तो हम उसके ऊपर भी निवेदन करेंगे और उसके लिए भी योजना बनाएंगे। ये कोई ये और हमको अलग अलग नहीं है, पर ये बात ये है कि ये सिस्टम के अंदर है, हम थोड़ा बाहर हैं, इतना ही फर्क है। पर लक्ष्य भी एक ही है, चिंता भी एक ही है, समाधान का रास्ता भी एक ही है, दो रास्ते नहीं है, तो हम उसको करेंगे। तो बीजों के लिए भी मेरा निवेदन है, हमने एक बना रखी है गेहूं की वैरायटी में, धान की 2-3 वैरायटी पतंजलि वाला हम लोगों ने अपने यहाँ भी बनाई हुई है, तो वो भी हम प्रयास करेंगे। और आप लोगों में से कम हरिद्वार जिले से बाहर के तो कितने हैं कुछ यहाँ पर, हरिद्वार से बाहर के? अच्छा, हरिद्वार जिले के हो ना, तो रुड़की हरिद्वार इधर उधर के, तो कम से कम हरिद्वार जिले को हम एक मॉडल बना सकते हैं। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी। हमारे जैसे आपने ऐप की बात करी, मैं आपको बता दूं कि आज पवन जी इनको अभी दोपहर के सत्र के बाद बताइए, और जितने यहाँ बैठे हैं आप सब लोग, हरित क्रांति ऐप का नाम है, हरित क्रांति। एंड्रॉयड में भी है, गूगल में उसमें भी है, एप्पल में भी डल जाएगा। अभी आप सर्च करके, जिनको भी घर में बच्चों को पता है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वो चालू है। कोई इशू आ जाएगा तो पवन जी से पूरी टीम एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, वो चौकी है ना सांतर सावली हाईवे के ऊपर, चौकी के बराबर एक पूरा विभाग है हमारा, वो कृषि सेवा के लिए है। वो कमाई कुमाई कुछ नहीं करते, इस महीने की तनख्वाह भी मेरे से मांगे, बोले जी अजय जी हमारे तो खर्चे ही नहीं हो रहे, जबकि वो मृदा परीक्षण का काम भारत सरकार के कुछ पैसों से, कुछ अभी उत्तराखंड वालों ने वो भी दिया नहीं हमको, तो वो हम कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ भी 200-300-400 भाई बहनों को नौकरी भी मिल रही है, वो काम वहाँ भी कर रहे हैं, तो वो हम काम कर रहे हैं। तो वह जो हरित क्रांति को आप ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी निवेदन किया था उपाध्याय जी से, जितना भी मृदा परीक्षण है, सॉइल टेस्टिंग हो गया, मान लीजिए होने के बाद में जो जैविक या प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए बेकार है, क्योंकि फर्टिलाइजर कैलकुलेटर तो केमिकल वालों का है, उसका तो है ही नहीं। वह भी हमने पिछले 2 साल परिश्रम करके एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, एग्री क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, क्या मृदा की स्थिति होने पर क्या क्या खाद डालना चाहिए, कितनी गोबर डालनी चाहिए, कितना बाकी चीज डालनी चाहिए, वो बनाई हुई है। वह भी आप उसमें से जान पाएंगे कि आपको क्या डालना है, तो वो डाल पाएंगे, तो एक बड़ी बात हो जाएगी, तो आपके लिए उससे मदद मिलेगी। इसके अलावा भी हमने इतना तक भी कर रखा है कि आपके जितने खेत है उसमें से अपना नाम डालोगे ना, आपका खेत मोबाइल पे दिखेगा, और ये भी दिखेगा उस मोबाइल की आपकी मृदा की रिपोर्ट क्या है, पूरा फर्टिलाइजर हमने पूरा मैपिंग कर रखा है। जो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो डेटा था वो तो डाला ही हुआ है, हमने दोबारा भी किया है, तो कई गांव का हम कर चुके हैं। तो कम से कम उन चीज़ों का लाभ उठाइए पूरी तरह से, जितना भी, जो उसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ आपने हमको देना नहीं है। और तीसरी चीज़, एक और ऐप है उसी के अंदर ही है, वह भी हम यदि आप लोग चाहें तो शुरू कर सकते हैं। मैंने थोड़ा प्रयास किया था, व्यस्तता की वजह से रह गई। एक अन्नदाता करके है, अन्नदाता ऐप इतनी बढ़िया है कि जैसे अभी सरकार की नई योजनाएं है, वो सारी योजनाएं पूरी हो जाती है। जो प्री हार्वेस्ट यानी कि पैदा होने तक का काम तो अन्न हरित क्रांति कर देता है। पैदा होने के बाद में उसमें यदि आप डालते हैं ना किसी को, जैसे हम तीनों को लोगों को जोड़ रहे हैं, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले तो किसान का एक एरिया है, कोई मान लीजिए 5 किलो कोई टमाटर उगाता हो, 50 किलो कोई 1-2-4 क्विंटल जो है गोभी उगाता हो, वो लेकर के दिल्ली नहीं बेचने जा सकता है, तो उसका एक दायरा है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेके जाएगा, वो मंडी तक ले जाएगा, उससे ज़्यादा दूर तो ले नहीं जा सकता। तो हमने ऐसा किया हुआ है कि कोई आदमी मंडी में ना ले जा करके किसी को, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, यदि मेरा मन कर जाए कि चलो अब यहाँ हमारे रसोई के लिए सब्जी चाहिए, तो सब्जी चाहिए तो हमको मंडी से लानी पड़ती है। आपको मैं आपको बता दूं, ये भी पवन जी एक काम और कर दो, इनमें से जितनी सब्जी उगाने वाले किसान हो ना, उनको डायरेक्ट भी जोड़ दो, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग हम लगभग साल भर में 5 करोड़ रुपए की सब्जी खरीदते हैं, सिर्फ सब्जी। तो हर रोज की सब्जी 1.5 लाख रुपए की आती है, उनमें जो है मसाले, सब्जी और आलू, वो सब मिला करके, तो कम से कम मरे से मरे भी 1 लाख रुपए की सब्जी से कम पे अपना काम चलता नहीं भाई। तो कई किसानों को हम जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए वो वाला काम भी लानी तो हमको मंडी से है, अपने बेचने मंडी में है, तो मंडी वालों को दक्षिणा क्यों चढ़ाओ भाई, सीधे हमको दे दो। हाँ, ये आज से शुरू कर देते हैं।
और ले जाने की भी चिंता, वो समस्या खत्म, तो वह भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि हम इसमें अन्नदाता में डलवाना शुरू कर दो। अन्नदाता ऐप आप डाउनलोड कर लेना, मैं आज से लगा दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास क्या सामान है और कितने रुपए में आप देना चाहते हैं। यदि गांव के एरिया में क्लस्टर है, इसके लिए मेरे को थोड़ी समस्या हो जाएगी। एक नारसन वाले भाई ने डाल दी 50 किलो सब्जी और एक ने डाल दिया, लक्सर वाले ने डाल दिया 1 कुंटल सब्जी, तो मेरे को इकट्ठा करने में मुश्किल पड़ेगा। और एक गांव के एरिया में जैसे लगा हुआ है सब्जी, 10 लोगों ने डाल दिया तो मुझको उठाने में सुविधा रहेगी। तो हमने हर किसान को वहाँ, और ये दोनों आपके पास विकल्प है, आप उसमें ऐप में डाल करके अपना फिक्स प्राइस भी लिख सकते हो कि मेरा मूल्य इतना है। या कभी कभी रहता है कि चलो हम वो करें, क्या बोलते हैं, बोली वाला काम होता है ना, कि घटत बढ़त भी करें। आप बोलोगे कि 10, हम कहेंगे भाई 8, वो वाला भी उसके अंदर ऑप्शन है। जैसा आप बेचना चाहो, वहाँ किसान मालिक है, वो किसान मालिक है, किसान की मर्जी है। तो हमने 2 लेवल बना रखा है। तो आपसे कौन जुड़ सकता है? मंडी वाला भी जुड़ सकता है, सीधा दुकानदार भी जुड़ सकता है, कोई हमारा जैसा कोई डायरेक्ट खरीदने वाला भी जुड़ सकता है। तीनों इकट्ठे जुड़ सकते हैं उसमें। तो जिसको जो चाहिए वो खरीद सकता है। तो उस ऐप को भी आप लोग चलाओ। तो अन्नदाता और हरित क्रांति, वो ऐप जोड़ लेना आप। उसका आप मोबाइल में अभी सर्च करोगे गूगल पे, हरित क्रांति और अन्नदाता, आपको एकदम दिखाई भी देगा। तो जैसे थोड़ा पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, वो लोग तो तुरंत शुरू कर दीजिए। बाकी को भी ये अभियान मिशन, एक एक आदमी 10-10, 20-20 लोगों को भी ऐप डाउनलोड कराएगा तो वो लगभग एक अभियान शुरू हो जाएगा। एक अच्छे स्तर पर कम से कम हम हरिद्वार को एक आदर्श जनपद बना सकते हैं, देश के लिए एक मॉडल बना सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार का डेटा को हम लोगों ने इस लेवल तक एनालिसिस किया है कि चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे दूसरी कई सारी योजनाएं हैं, उस सरकारी योजनाओं में भी आज बहुत सारी जो स्थितियां बनी हैं उसमें आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों के हरिद्वार के डेटा की वजह से बहुत सारे काम देश के लेवल पर बने हैं, योजनाएं भी बनी हैं और करेक्शन भी लगा है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई है। तो अब बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने बताया जैसे आपको खाद की, बीज की बात करी, क्या करना है। तो देखिए, बीज और खाद, जब उसमें पराधीनता भी है। जब हम यूरिया सीजन के टाइम पर आप ढूंढते रहते हो कि कब यूरिया आए, कब खाद मिले तो खेत में डालूं। बीज के लिए इतनी पराधीनता है कि ठीक बीज कहाँ से मिले। जब हम जैविक की ओर लौटते हैं, जब हम प्राकृतिक खेती की ओर लौटते हैं, तो कृषि की जो पराधीनता है, परतंत्रता है, वो खत्म होने लगती है। किसान अपना मालिक हो जाता है, क्योंकि बीज भी आपके हाथ में होगी, खाद भी आपके हाथ में होगा और खेत भी आपके हाथ में होगा। ये षड्यंत्र भी है एक मल्टीनेशनल्स कंपनियों की, जो हाइब्रिड के जो झांसे हैं, वो आपको परतंत्र कराने का एक षड्यंत्र भी है। सरकार का प्रयास है, धन्यवाद है। अब उससे निकालना चाह रही सरकार आपको, ये बड़ी बात है, इसको आप समझिए। अभी आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसान मात्र, यदि मुझसे पूछे किसान क्या है, मैं कहूंगा एक बेचारा सबसे निरीह, सबसे सस्ता मजदूर है। क्योंकि खेत कहने के लिए वो कहता है जब मैं इतने किले का मालिक हूं, इतने एकड़ का मालिक हूं, इतने बीघे का मालिक है। मालिक भाई तो किसी चीज का नहीं है। क्यों? तेरा खाद नहीं, तेरा पानी नहीं, पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, या ट्यूबवेल चलाए तो डीजल चाहिए, जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर बाजार से आएगा, ट्रैक्टर पर डलने वाला डीजल भी बाजार से आएगा, बीज तू बाजार से खरीद करके लाएगा। मतलब आपके पास क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। और बेचने के लिए भी आपकी मर्जी नहीं। मतलब बोने के में आपकी मर्जी नहीं, बेचने में आपकी मर्जी नहीं। आप लोगों का ध्यान जाता हो या नहीं जाता हो मुझे नहीं पता, ये ध्यान देना शुरू करो। तो फिर आप क्या कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अब लग करके फिर हमारी दूसरी समस्या, हम लगा लगा कर 2 ही चीज करते हैं। एमएसपी के फेर में हम गेहूं बो दी, हमने गन्ना बो दिया। अरे गन्ना गेहूं कर दिया, धान भी कर दिया मान लीजिए। मैं आपसे कहूं, ये भी एक बड़ी कहानी है, मैंने तो बहुत उसके ऊपर रिसर्च किया है। वो सरकार के ऊपर वैसे बोझ तले और दबे जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है सरकार को, तो गन्ना तो खरीदनी होगी, गेहूं भी जब हम जाएंगे तो लेना ही पड़ेगा। पर वहां से फिर क्या हो रहा है, मैं आज बता देता हूं। वो गेहूं आप जब देखोगे ना, सरकारी गोदामों में गेहूं की जो दुर्दशा है, आप कहोगे तो मैं तो ना भेजूं यदि देख लोगे तो। क्यों? क्योंकि वो गेहूं जा करके वहां खराब हो रहा था। तो बहुत सारे गोदामों में मैंने देखा है, मुझे पता है। चाहे वो स्टेट किचन है, ये देश की बात है, बड़े बड़े स्टेट की बात है, उनके पास सरप्लस आज अनाज हो रहा है, वो करे कहां दे? वो खराब हो जाता है ना, फिर आधे मूल्य पर निकलता है। फिर क्या होता है मैं बता देता हूं,
सबसे ज़्यादा गेहूं जब दोबारा खराब होकर के जाता है, या तो शराब बनने के लिए जाता है, या तो जानवरों को खाने के लिए जाता है। जानवरों में भी मुर्गी और सुअर में ज़्यादा जाता है। मेरे पास डेटा है, आंकड़ा मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं। फिर जब गेहूं शराब बन के फिर तुम्हारे घर पे आता है, पी करके फिर तुम अपनी पत्नी को पीटते हो। तो क्या हो रहे हैं, तुम्हारे अन्न उगाया हुआ तो तुम्हारे घर का बर्बादी का कारण है। यह बहुत खतरनाक है, नेक्सस को समझिए। तो हमको ये सब कुछ समझना पड़ेगा, रोगों से कैसे बचें, परिवार के हित के लिए कैसे सोचें। ये सब करते हुए हमको देश का निर्माण भी करना है, और परिवार की रक्षा भी, आपके परिवार की रक्षा भी आपको ही करनी है। सरकार है, हम हैं, जितना सहयोग बनेगा हम सहयोगी ही हो सकते हैं। देखो, कभी किसी को, कभी बैठे हैं किसी को कहीं मान लीजिए कोई दर्द हो जाए, सर में हो, हाथ में हो, आंख में हो, दर्द को कोई दूसरा ले नहीं सकता है, दर्द को दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? सहयोग कर सकता है। कि आप घर में भी बैठे हो, आपको परेशानी हो जाए, यदि आपके घर में लायक बेटा बेटी है या पत्नी पति है, तो ले जाके डॉक्टर को दिखा देगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, मदद करने का प्रयास करेंगे। पर दर्द तो कोई नहीं लेगा, और नालायक हो तो वो भी ना दिखाने भी ना ले जाओगे, कहें इसकी तो डेली की आदत है, बोले पड़े रहने दो। तो इसीलिए इसका रास्ता भी, ये उपाय सुझा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपके लिए मददगार हैं, परंतु समाधान तो आपको खोजना पड़ेगा। आपके दिल में लगनी चाहिए कि ये जो चीज है, हाँ बातें तो जरूरी है, अरे जरूरी है तो दवाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो 3-4 निवेदन है, अपने खाने के लिए यहाँ खड़े हो ना, कसम खा जाओ आज से कि से कम अपने घर में और अपने आए हुए मेहमानों को आप केमिकल वाला, पेस्टिसाइड वाला कोई गंदगी नहीं खिलाओगे। आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, और बीमारी से बचोगे। खा लिया केमिकल वाला, बीमारी में डॉक्टर पैसा ले गया, बचाई थी 1000 रुपया, खो दिया हजारों रुपया। भगवान ना करे कि जितने भी बीमारियां हो रही हैं, गांव में पहले कहाँ होती थी जी इतने हार्ट अटैक, कहाँ होते थे इतने डायबिटीज, कहाँ होती थी इतने बीबल, ये बीपी की शिकायतें, कहाँ थे इतने गोड्डे घुटने सारे जाम, कहाँ आंख कान पहले समय से पहले कहाँ चले जाते थे। तो कहाँ से जा रहे हैं फिर ये? पहले वैसा क्या था जो आज नहीं है? वो यही है कि पहले का हमारा आहार, हमारा अन्न, हमारा दूध, उसमें दम था, आज वो बेदम हो गया है। दोबारा दमदार बनाने का काम भी वो आपका है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसको करिए, इसको बिल्कुल मिशन बनाइए, एक जुनून के साथ आप यहां से जाइए कि हमें जाकर के इस राष्ट्र निर्माण की पहली कड़ी हम स्वयं हैं। यह संकल्प के साथ आप जाइए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। क्योंकि किसान दुनिया में कोई कितना भी आसमान में उड़ता हो, कितने भी हवाई जहाजों में घूमता हो, वो सोने चांदी की रोटी नहीं खाता, वो तो अनाज खा करके ही जिंदा रहता है। तो उसको जिंदा करने का काम किसान करता है। इसीलिए आप सबके प्राणदाता हो, सबके प्राण रक्षक हो, सबके जीवन दाता हो। यह जिम्मेदारी आपको समझनी होगी। यह समझ करके आपको अपने जीवन को, अपने कार्यों को उस तरह से आगे बढ़ाना होगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको, और हरिद्वार में मिल करके बड़े कार्य करेंगे, इसमें हम पूरी तरह से आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।